नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न अप्रोच था जिसमें हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ना था, माइक्रो हमने कवर कर लिया और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और मैक्रो पढ़ने से पहले आप वो माइक्रो वाली लेक्चर ज़रूर देखें जो ऊपर आई बटन में ब्लिंक कर रहा होगा। तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। जैसा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि वो एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करती है, हाउसहोल्ड, फर्म्स, कैसा उसका बिहेवियर होता है ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमी में चेंज होने से उसका क्या रिएक्शन रहता है टुवर्ड्स इकोनॉमी, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब यही इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड सोसाइटीज एंड फर्म्स के बारे में जब ओवरऑल कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल लेवल पे देखें तो सारे कंट्रीज, अगर सिर्फ इंडिविजुअल कंट्री के बारे में देखें, सिर्फ इंडिया के बारे में, तो ओवरऑल इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटीज है, हाउसहोल्ड है, फर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्रीज है, तो जब सबको लेकर हम बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे देश लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, आपने सुना होगा, नेशनल इनकम, ये सब पढ़ते हैं। तो हम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो के बिना मैक्रो नहीं हो सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पूरा माइक्रो है। और माइक्रो कैसे बना? माइक्रो को मिलाकर ये छोटी छोटी जो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबको लेकर जब हम पूरे देश लेवल पे बात किए तो उसे माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? The word macro is derived from the Greek word macros meaning large. माइक्रो क्या था? माइक्रोस, वो भी ग्रीक वर्ड जिसका मतलब स्मॉल था। यहाँ मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, जैसा हमने बोला कि इकोनॉमी एज अ होल हम पढ़ते हैं पूरे देश लेवल पे, तो उसे एग्रीगेटिव इकोनॉमिक बोलते हैं। एग्रीगेट मीन्स सम करके सारे को एक साथ एज अ होल एक यूनिट बनाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसे एग्रीगेट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना such as problem of full employment, GNP, saving, investment, aggregate consumption, aggregate investment, economic growth and all। तो आप बोल रहे हो कि हमने माइक्रो में कंजम्पशन पढ़ा, बट ये एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है? तो दोस्तों हमने माइक्रो में एक इंडिविजुअल, एक हाउसहोल्ड, एक फर्म्स के कंजम्पशन के बारे में बात किया, बट यहाँ हम एग्रीगेट कंजम्पशन बोल रहे हैं। मीन्स देश में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हाउसहोल्ड हैं, जितने भी फर्म्स हैं, जब सबका कंजम्पशन मिलाकर हम जब देश लेवल पे बात करेंगे तो उसे एग्रीगेट कंजम्पशन बोलेंगे। एग्रीगेट जहां भी आएगा आप समझ लो, या तो ग्लोबल लेवल की बात हो रही है तो ग्लोबली, कंट्री लेवल की बात हो रही है तो कंट्री लेवल पे। फिर उसी तरह एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर हम जब देखेंगे तो उसे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एटीसी। द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू सॉल्व, ये काफी सारे डेफिनेशंस हैं, आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे पढ़ लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है या फिर ये किस चीज से डील करता है? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि हमने देश का इनकम कैसे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम ऑलरेडी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हम डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप यही समझो कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल मीन्स एक इंडेक्सिंग होता है जो पूरे देश का जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है तो सारे के प्राइस निकाले जाते हैं और उस हिसाब से देखे जाते हैं पिछले साल से कंपेयर करके कि प्राइस बढ़ा है या कांस्टेंट है या फिर डिक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात बोलते हैं। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दोस्तों थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने माइक्रो में ग्रोथ की क्या डेफिनेशंस पढ़ी थी कि एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या फिर फर्म्स का जो ग्रोथ हो रहा है मीन्स वो ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकता है। बट हम जब मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम। तो हम यहाँ पे नंबर्स की बात बोलते हैं कि अगर जीडीपी इंक्रीज हुआ तो हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ मान लेंगे। मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
अगर जीडीपी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बट हम यहाँ मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। जीडीपी ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल इकोनॉमिक का वेलफेयर कुछ हुआ या फिर वेलबींग, ठीक है। इसके काफी एक्सटर्नलिटीज होते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी वो हम काउंट नहीं करते हैं अपने मैक्रो लेवल पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ओवरऑल वेलबींग की बात नहीं करते हैं, बस एक फिगर की बात करते हैं। अगर जीडीपी बढ़ा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब जैसे चाइना की बात लें, दुनिया में सेकेंड नंबर का जीडीपी है, बट जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात आती है तो 83 कंट्री में से उसका जो रैंक है वो 63 आता है। अब देखिए कितना नीचे है वो, बट फिर भी हम बोलते हैं ना उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट इंडिविजुअल की ग्रोथ क्या है, वहाँ पे ईज ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, तो उस पर हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बात करते हैं, जैसे माइक्रो में हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंपनसेट किया जाता है, जैसे लेबर को वेज, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो जब हम इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ होल कंट्री लेवल पे देखते हैं तो उसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जैसे पूरे देश में मान लेते हैं कि जो भी लेबर है उसे हमने 5,000 करोड़ इस ईयर में वेजेस के तौर पे कंपनसेट किया है, तो ये थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और ये एक इंडिविजुअल की बात करें कि एक इंडिविजुअल को हमने वेज दिया, अगर डेली वेज की बात बोले तो 400 रुपए दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है। अब इंडिया की बात करें तो इकोनॉमी का क्या फंक्शनिंग हो रहा है, वर्किंग उसका अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे 2018 से हमारे देश में जो इकोनॉमी हो काफी स्लो डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ये सब फिगर आउट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे हमने पूरे देश लेवल की बात करनी है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, अब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या है कि बजट, बजट एलोकेशन हमने कैसे किया, एजुकेशन पे क्या किया, डिफेंस पे क्या किया, रिसर्च में क्या किया, तो ये सारी पॉलिसीज में आती है। हमने टैक्स कितना लेना है, किस स्लैब से कितना लेना है, अमीरों से कितना लेना है, कॉर्पोरेट टैक्स में कितना लेना है, जो एफडीआई आ रहा है उस पर टैक्स लगाना है कम लगाना है, तो ये सारी पॉलिसीज में आती है जो गवर्नमेंट तय करती है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट चला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हम किसी एक कॉलोनी का, एक गली का, एक शहर का तो निकाल नहीं सकते हैं। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलेंगे तो पूरे ईयर में पूरे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है उस पर बात करेंगे। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है। नेशनल इनकम पूरे देश में क्या रहा है पिछले साल के मुकाबले इस साल, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसा हमने बोला, इंक्रीज इन जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कहला जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये डिटेल्स में आगे कवर करेंगे। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स में क्या हो गया कि प्राइस कितना राइज किया पिछले साल के मुकाबले, इन्फ्लेशन क्या रहा, इन्फ्लेशन रहा, डिफ्लेशन रहा, क्या रहा, तो इसे हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। जैसे आरबीआई द्वारा फिर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ऊपर नीचे करके हम मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड प्रोवाइड रेमेडीज, इकोनॉमी में काफी सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे आपने देखा किसी क्वार्टर में जीडीपी नीचे चला जाता है, किसी में इंक्रीज हो जाता है, जैसे जीएसटी है, किसी में कम, जैसे कोरोना में कभी कभी 56,000 करोड़ ही आए थे तो 2020 में, फिर हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर से कैसे बढ़ते चला गया, फिर जनवरी फरवरी में 1 ट्रिलियन भी क्रॉस कर गया। तो ये सब फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। अब जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम में 2020 में कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी -23 पॉइंट समथिंग पे था, फिर अक्टूबर नवंबर आते आते ये फिर अपना ग्रोथ पकड़ा। अब सारे जो भी आपके बड़े बड़े वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अब एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, प्रेडिक्शन कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है कोई बोल रहा है 11.9 पे रहेगा, कोई 10.9 पे रहेगा।
तो यही फ्लक्चुएशंस है कि देखिए 2020 में क्या था, कोरोना की वजह से -23.5 पे चले गए। 2021-2022 फिस्कल ईयर में ग्रोथ क्या दिखा रहा है कि 11.9, 12, कोई 13 भी दिखा रहा है। तो यही सब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है और इसका रेमेडी क्या हो सकता है, वही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे ही बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऊपर नीचे ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इस फिगर को समझिए कि पहले इकोनॉमी मान लेते हैं स्टेबल पोजीशन पे था, वो फिर एक्सपेंशन हुआ उसका, फिर वो बूम पे आया, फिर वो रिसेशन की ओर बढ़ा, फिर वो, और जब कई क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ हमेशा डिक्रीज होते रहता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो आपका 1929 में आया था, जिससे रिकवरी करने में हमें 20 to 25 ईयर्स लग गए थे। तो अभी कोरोना काल में हमारी जो जीडीपी थी वो रिसेशन और डिप्रेशन के बीच में ही गई थी। ठीक है दोस्तों, इससे और नीचे जाता तो हम लोग बर्बाद हो जाते। फिर उसके बाद हमने रिकवरी किया 2020 में अक्टूबर के बाद। अब जब अभी रिकवरी फेज में है, फिर एक्सपैंड होगा, फिर पीक होगा, फिर रिसेशन। तो ये एक साइक्लिकल फिनोमेनन है, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये चलते ही रहेगा। पीक के बाद रिसेशन क्यों आता है आप पूछोगे, तो पीक एक हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, हम एक पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं विथ गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, हमने इतना में इतना ही करना है। तो जब हम पीक कर लेते हैं उसके बाद ऊपर जा नहीं सकते हैं तो नीचे ही आएंगे। फिर सबसे नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि अब इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स का जो मिनिमम यूटिलाइजेशन है वहां तक हमने पहुंचा है, अब उससे फिर ऊपर ही जाएंगे। तो रिकवरी होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर पीक होता है। तो यही है आपका बिजनेस साइकिल, ये चलते ही रहता है। और जो पीक करेगा रिसेशन भी आएगा, ये हर 10 से 12 साल का एक पीरियड होता है कि इकोनॉमी एक्सपैंड करता है, फिर रिसेशन आता है। 2007-8 में रिसेशन आया था, फिर अभी 2018 से 21 के बीच में रिसेशन का टाइम था, फिर ये आएगा 2028-29 में रिसेशन। तो ये चलते ही रहता है। तो यही वीडियो का अंत है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उससे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करेंगे दोस्तों। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमने काफी यूट्यूब पे देखा, कहीं भी रीजन फॉर द इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिखा रहा है, बस डेफिनेशन ही बताया जा रहा है। तो हम काफी डिटेल्स में इस पे बात करेंगे, ठीक है। यही वीडियो का अंत है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।